इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में वे अपना संबोधन प्रस्तुत करते हुए पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस तरीके से विकास किया है उसी की एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे थे। आइए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज नाइट के हेडलाइंस के साथ। कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। सत्र से पहले सरकार की बैठक, कहा पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ होगी सार्थक चर्चा। संसद सत्र से पहले वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने स्पीकर को सौंपी अपनी रिपोर्ट। समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को किया है स्वीकार। बजट सत्र में आ सकता है वक्फ बिल। जहरीले पानी के आरोप पर केजरीवाल से चुनाव आयोग ने फिर मांगी सफाई। भड़के केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही खड़े किए सवाल। अमित शाह ने कहा चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करें केजरीवाल। तमाम नेताओं ने की रैलियां। महाकुंभ हादसे की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने शुरू किया काम। कल घटनास्थल का करेंगे दौरा। बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान से पहले प्रमुख सचिव और डीजीपी ने डाला मेला क्षेत्र में डेरा। और शहीद दिवस के मौके पर देश आज कर रहा है बापू को नमन। राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। आइए शुरुआत करते हैं संसद की खबर से, क्योंकि कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के आक्रामक तेवर ये संकेत दे रहे हैं कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। सरकार की पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ सार्थक चर्चा की उम्मीद कितनी पूरी होती है और कैसे विपक्ष को साधेगी सरकार, इसी पर निर्भर करेगा कि कितना सार्थक रहता है ये संसद का बजट सत्र। साल 2025 का पहला संसद सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सत्र के सफल और सुचारू संचालन के लिए सत्ता पक्ष ने संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के कुल 36 पार्टियों के 52 नेता शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव समेत अनेक बड़े चेहरे बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया कि पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ संसद सत्र में सार्थक चर्चा होगी। आज सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इशू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। विपक्षी सांसदों ने अनेक मुद्दों की तरफ बैठक में ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इन मुद्दों पर चर्चा कराने का भरोसा जताया है, लेकिन विपक्ष के तल्ख तेवर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। दलितों का, अनुसूचित जात का, पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की बात नहीं हो पा रही है। ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे। इस पर हमने सरकार से कहा है कि सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करे। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण खत्म करने जैसी बातें, इन सारी चीजों पर ये मुद्दे उठाए गए हैं। सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों से इतर क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों से संबंधित सवाल भी खड़े किए। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संसद में अवकाश रहेगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अनेक महत्वाकांक्षी विधेयकों को पेश करने की कोशिश सत्ता पक्ष की होगी। सर्वदलीय बैठक से सत्ता पक्ष की उम्मीदें
बढ़ गई हैं और वो विपक्ष से रचनात्मक सहयोग के साथ सदन को सुचारू चलाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के तेवर बिल्कुल तल्ख हैं और ऐसे में सदन के भीतर साल 2025 का पहला सत्र अगर हंगामेदार हो तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। और न्यूज लाइट में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको वक्फ पर जेपीसी ने सौंपी रिपोर्ट। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार, हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद बात वक्फ की करें तो वक्फ पर जेपीसी ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है, लेकिन विपक्ष ने उनके किसी संशोधन को स्वीकार न किए जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा वक्फ बिल बजट सत्र में ही प्रस्तावित है। वक्फ पर जेपीसी ने सौंपी रिपोर्ट। बजट सत्र में पेश होगा विधेयक। वक्फ पर एक बाधा पार, अब संसद में होगा आर पार। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने अपना काम पूरा कर लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति की रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले समिति ने बुधवार को इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट स्वीकार किया था। जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फायदा मिलेगा। समिति ने 655 पन्नों की रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी है। समिति को विभिन्न हितधारकों से 92 लाख आवेदन मिले थे कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए। समिति को 5 लाख लिखित आवेदन मिले थे। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी थी। सभी की बात सुनने के बाद समिति ने 14 खंडों में संशोधन किया। समिति ने 5 महीने तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि का दौरा किया और कुल 38 बैठकें की। जेपीसी ने 29 जनवरी को बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। दिल्ली में 2 दिनों तक चली जेपीसी की बैठक में पैनल ने सत्ता पक्ष के 14 संशोधनों को शामिल किया। संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 16-11 के बहुमत से स्वीकार कर लिया है।
1.5 करोड़ लोगों ने अपना मंतव्य दिया था और प्रत्येक व्यक्ति की बातें सुनने के पश्चात हम लोगों ने 14 क्लॉजेस में संशोधन किए, 25 संशोधन हुए हैं। बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए। समिति के बीजेपी के सदस्यों का कहना है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों के इस प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है, तो वहीं विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया। विपक्ष के मुताबिक संशोधनों को स्वीकार न करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आजादी के बाद नहीं आया। वक्फ बोर्ड में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए सारे संशोधन स्वीकार कर लिए। ये कमेटियों पर निष्पक्ष न होने का जो एक आरोप लगने लगा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। गौरतलब है कि 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य देश के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार लाना है। इस बिल के पेश होने के तुरंत बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया था। केंद्र सरकार अब बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये वक्फ संशोधन विधेयक जिसको 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक हुई। कुल 44 संशोधन जो प्रस्तावित थे, जिन पर लगातार चर्चा होती रही और बेहद व्यापक और विस्तृत रही थी ये चर्चा। सभी हितधारकों के साथ बातचीत की गई। आपके सामने कुछ वो पक्ष रखेंगे जिनसे बातचीत की गई, जैसे 20 से अधिक देश भर के वक्फ बोर्ड से भी राय ली गई, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से भी उनकी मशवरा किया गया, ऑल इंडिया सूफी सजादान शीन काउंसिल को भी चर्चा में लिया गया, उनके भी विचार जाने गए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, यानी विभिन्न हितधारकों के साथ किसी को छोड़ा नहीं गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे थे प्रस्ताव जो ड्राफ्ट को लेकर आम लोगों ने दिए थे। 1.5 करोड़ लोगों से राय ली गई है, जिसके बाद जाकर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद या वक्फ विधेयक पेश होने के बाद जब ये कानून बनेगा तो संशोधनों से क्या कुछ बदल जाएगा? दरअसल ये उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद वक्फ के लिए एक स्पष्ट परिभाषा सामने आ जाएगी। विरासत का अधिकार भी संशोधन के माध्यम से सुनिश्चित हो सकेगा। वक्फ संपत्तियों का अभी तक जो प्रशासन या प्रबंधन हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन इस प्रबंधन में भी अब सुधार आ पाएगा। यही वक्फ संपत्तियों को किस तरीके से बेहतर मैनेज किया जाए उसको लेकर भी प्रस्ताव किए गए हैं। केंद्रीकृत यानी एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल होगा, उसके माध्यम से ही सर्वेक्षण की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें या प्रबंधन की बात करें, तकनीक को जोड़कर और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए ताकि पूरा पारदर्शिता बढ़ती जाए। नई वक्फ संपत्ति यूं ही नहीं दे दी जाएगी, पूरे दस्तावेजों के साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। क्योंकि अभी तक वक्फ संपत्तियों को देखें तो बहुत सारे दावे प्रतिदावे सामने आ रहे हैं। केंद्रीय वक्फ काउंसिल की बात करें या राज्यों के भी वक्फ बोर्ड की बात करें, उनमें भी सुधार, उनको और व्यापक सर्वसमावेशी बनाने की बात हो रही है, यानी उसे अब महिलाएं भी शामिल होंगे, गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। लेकिन साथ ही साथ इन बोर्ड्स के अंदर जरूरी है कि मुसलमानों के भी अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व मिले। यही नहीं बल्कि इन्हीं वक्फ बोर्ड्स के अंदर बोहरा आगा खानियों के लिए अलग अलग बोर्ड्स बनाए जाएंगे। और वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को लेकर अभी तक कोई अदालत में नहीं जा सकता था, लेकिन प्रावधान यही है कि अब कानून नया आने के बाद, संशोधन होने के बाद ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। तो कुछ जो ऐसे प्रावधान है वो इसीलिए हैं कि लोगों को राहत मिल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि इस बार वक्फ संशोधन की बात हो रही है तो 2 बिल हैं जिनको लाया जा रहा है और दूसरा मुसलमान वक्फ निरसत विधेयक है, जिसका मतलब है कि 1923 का जो कानून था उसको, वो बहुत पुराना औपनिवेशिक काल का विधेयक था, इसीलिए वो आज की जरूरतों और दौर के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इसीलिए ये अधिनियम जो है ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए ही लाया गया है कि इनके प्रबंधन में एक पारदर्शिता आ सके और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। तो यही दोनों जो अधिनियम, जो विधेयक लाए गए हैं, ये दोनों विधेयक इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में लेकर और हर पहलू को लेकर एक बेहतर तस्वीर, एक पारदर्शी व्यवस्था सामने आ सकती है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात दिल्ली की, यानी दिल्ली में कैसे जहरीला पानी बन रहा है एक बड़ा मुद्दा, दिल्ली की सियासत में उबाल।
इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब होगा। जल्दी, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, पूरी थाली भी मिलेगी। मजाक मत कर, हमें कौन देगा? भाजपा देगी, दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही। और सोच कितने में मिलेगी? 50 रुपए की। केवल 5 रुपए की। उन्होंने बोला है तो पक्का देंगे। और क्या, मोदी की गारंटी है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स से अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इसको यहाँ लगाना, ठीक यहीं पे। मेरा यो घर बनन लाग रहा है सूर्य घर। जब सूर्य ऊर्जा के फायदे मिलेंगे नॉन स्टॉप, तब अपना मंथली बजट भी रहेगा टॉप। आप ही सोचो। देख भाई, ठीक यहीं पे लगाना है, समझे? अब मेरे गांव में भी लग रही है स्ट्रीट लाइटें। जब रोशनी रहेगी नॉन स्टॉप तो अपना गांव भी चमकेगा टॉप, है कि नहीं? ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम पे लगती है। कहीं फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं तो कहीं दूरियां घट जाती हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में जहरीले पानी पर जो लड़ाई हो रही है अब वो चुनाव आयोग के आरोपों तक आ गई है। यानी ये मसला जहां चुनावी माहौल को गरमा रहा है, वहीं चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को दोबारा नोटिस देते हुए उनके आरोपों को लेकर ठोस सबूत देने को कहा। तो केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ही चुनौती दे डाली, पर क्या जवाब दे पाएंगे केजरीवाल? दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जहरीले पानी पर लड़ाई, चुनाव आयोग पर आरोपों तक आई। जहरीले पानी पर केजरीवाल पर सवाल, दिल्ली की सियासत में उबाल। यमुना नदी में जहर घोलने के केजरीवाल के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने जवाब मांगा तो केजरीवाल ने लिखित जवाब दिया, लेकिन चुनाव आयोग उससे संतुष्ट नहीं हुआ और फिर कुछ और सवालों के जवाब मांगे। आयोग ने केजरीवाल से ये स्पष्ट करने के लिए कहा है कि कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में और किस प्रकार से पानी में मिलाया गया था। साथ ही ये भी पूछा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों का इस जहरीले पानी की पहचान में क्या योगदान था। आयोग ने शुक्रवार सुबह 11 बजे तक का वक्त अरविंद केजरीवाल को अपना स्पष्टीकरण पेश करने के लिए दिया है। चुनाव आयोग ने फिर से जवाब मांगा तो केजरीवाल भड़क गए और चुनाव आयोग पर ही फिर से आरोप लगाने लगे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चुनौती दी कि वो दिल्ली की किसी भी विधानसभा सीट से चाहें तो चुनाव लड़ लें। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। यमुना में अमोनिया के बढ़े स्तर के आरोप पर आप और बीजेपी में घमासान लगातार जारी है। आप के नेताओं ने पार्टी कार्यालय से भाजपा मुख्यालय तक एक मार्च निकाला। इस दौरान सभी ने हाथों में पानी की बोतल ले रखी थी। उनका कहना था कि पानी की बोतल अमित शाह, नायब सिंह सैनी, वीरेंद्र सचदेवा के अलावा राहुल गांधी को देना चाहते हैं। हालांकि उन्हें पुलिस ने भाजपा मुख्यालय से कुछ दूर पहले ही रोक लिया। भाजपा ने इस मामले में केजरीवाल पर पलटवार किया है। अगर वो 4 बोतलें लेकर के आ रहा है, ये बोतलें इसकी न लेके आ, वो दारू की बोतलें लेके यार, उसके ऊपर केजरीवाल की फोटो लगानी चाहिए। उसने वो पलाए लोगों को, वो पलाए जो उसने
गली गली में ठेके खोल ले। अरे तू व्यवस्था तो कर, व्यवस्था तो की नहीं। दिल्ली के चुनावी दंगल में ये मसला जमकर हंगामा मचा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी रैलियों में इस मामले पर केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो। यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंफोग्राफिक शेयर करते हुए लिखा, इन्फो इन डाटा के इंफोग्राफिक से पता चलता है कि दिल्ली में यमुना के प्रवेश करते ही प्रदूषण कैसे बढ़ जाता है। जिम्मेदारी लेने के बजाय आपदा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों में डर फैलाना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जारी है और केजरीवाल के जवाब के बाद चुनाव आयोग को इस मामले में आगे फैसला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनावी माहौल में दिल्ली में सियासत तेज, और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि भारत का होगा अपना एआई। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अरे रे रे रुक, डब्बा तो लेता जा। अब जब सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता हो तो होगी ना नॉन स्टॉप रसोई। मास्टर जी, माँ के लिए है, 100-200 रुपए ज्यादा ले लियो, पर सही से सिलियो। अरे जब हम बन रहे हो लखपति दीदी, तो चलेगा ना घर बार नॉन स्टॉप। कितने का है बेटी? 8 लाख का। 8 लाख? 8 लाख का ड्रोन फ्री में दे दिया हमारी छोरियों को। ये सब बन रही है ड्रोन दीदी, जिबे तो होगी कि हमारी उड़ान और भी नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। और अब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि जब विश्व भर में चैट जीपीटी और डीप सीक की खबरें उड़ रही हो, तो ऐसे में भारत ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि भारत अगले कुछ महीनों में
अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉडल विकसित करेगा। अब महत्वपूर्ण बात इसे लेकर यह है कि इस मॉडल में 18,000 GPUs का सपोर्ट मिलेगा। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर आ रही है भारत की ओर से कि आज हम भी अपना AI फाउंडेशनल मॉडल तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की सरकार अपने AI मिशन को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री ने भी इस बात को आगे रखा है कि और ये घोषणा की है कि हमारा अपना AI मॉडल होगा और ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मॉडल से कंपीट करने में भी सक्षम होगा। इस बात को भी केंद्रीय मंत्री ने सामने रखा है और यह विकसित करने के लिए उन्होंने भारत का अपना AI मॉडल विकसित करने के लिए ही प्रस्ताव भी आमंत्रित किया है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो इसके लिए आगे हैं इस बात की, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है और सरकार ने AI सुरक्षा संस्थान स्थापित करने का भी ऐलान किया है, क्योंकि AI को लेकर जिस तरीके के साइबर खतरे भी बढ़ रहे हैं उसी के मद्देनजर यह भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि AI सुरक्षा संस्थान को भी स्थापित किया जाएगा। लेकिन इस AI मिशन का मुख्य लक्ष्य यही है कि देश में निर्मित एक AI मॉडल का विकास किया जाए। आत्मनिर्भर हो भारत AI मॉडल विकसित करने की भी दिशा में, और इसीलिए ये शुरुआती ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU के भी लक्ष्यों को पार कर चुका है। तो ये महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है, क्योंकि 18,000 से अधिक GPUs को यहां पर यूज किया जाएगा और समान कंप्यूटिंग व्यवस्था इत्यादि, यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साथ तैयार है तो भारत अपना AI मॉडल तैयार कर रहा है। और न्यूज नाइट के अंत में बात होगी महाकुंभ की, क्योंकि बुधवार तड़के की घटना के बाद ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। प्रशासन ने मुस्तैदी से सारी व्यवस्था को और मजबूती से संभाल लिया है। 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान को लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बन गया है, किसी पास से आप वहां नहीं जा सकते। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेल विभाग भी कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। तो आप देखिए हमारी ये खबर महाकुंभ पर। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। बुधवार तड़के हुए हादसे के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और हालात फौरन संभाल लिए। इंतजाम और पुख्ता बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और राज्य पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार खुद प्रयागराज पहुंचे। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान को लेकर एक एक तैयारी का खुद जायजा लिया। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। इंतजाम बेहतर करने के साथ साथ योगी सरकार बुधवार तड़के की घटना को लेकर भी सख्ती दिखा रही है। घटना की न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग गठित किया गया है, जिसका नेतृत्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस हर्ष कुमार कर रहे हैं। पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी DK सिंह भी आयोग में शामिल किए गए हैं। आयोग 1 माह के अंदर रिपोर्ट देगा। कल हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे, जाएंगे मौके पे, जो भी उससे संबंधित कारण, निवारण और परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेल विभाग ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। बुधवार को 364 ट्रेनें पूरी रात लगातार चलती रहीं। रेलवे की पूरी टीम रात भर वॉर रूम में रही और राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करती रही। करीब 12 लाख श्रद्धालु इन ट्रेनों में सवार होकर अपने अपने शहरों को पहुंचे। 364 ट्रेन चली है इवैक्यूएशन की, कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इससे करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बनाया गया है। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं कराया जा रहा है। वहीं सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों की एंट्री भी रोक दी गई है। महाकुंभ में योगी सरकार द्वारा किए गए इंतजामों से श्रद्धालु बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हम बहुत उत्साहित थे और मैंने 108 बार डुबकी लगाई है और मेरा पूरा परिवार और आसपास के सब लोगों को मैं लेकर के आया हूँ। एक बस भर के 2 बसें भर के आई है हमारे जयपुर से। 144 साल में पहली बार ये मौका आया है,
तो फिर एकदम से प्लान बनाया और यहाँ आए। यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ की सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। We so thankful for India, for country this. I'm thankful for Mahadev that he give me this chance. We're so fascinated by the way it is arranged, the way how many people we see and how friendly all of them are to us. जहां एक और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या सभी रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है, वहीं इंतजाम भी उतने ही अभूतपूर्व हैं। देश विदेश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिकता और